हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अभी अपने 10th की बोर्ड की जो स्टडीज है अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बायोलॉजी की अल्टीमेट सीरीज लेके आए हैं रिवीजन की थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास के लिए। चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। करेंगे हम रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू ही 16 to 17 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंसेप्चुअली रिवाइज हो जाएगा। तो आइए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर बायो का। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑर्गेनिज्म which breaks down the food material outside the body and then absorb it is। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ कि जो क्या करता है, अपनी बॉडी के बाहर पहले फूड को ब्रेक करता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं इसमें और ईयर भी देख सकते हैं भी किस किस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो रिपीट हुआ है काफी बार ये। ठीक है, तो भाई इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है, अ प्लांट पैरासाइट कस्क्यूटा। जो कस्क्यूटा का प्लांट होता है, अमर जो बेल आपने सुनी है, अमर बेल सुना होगा आपने, तो भाई क्या वो बाहर मारती है किसी ऑर्गेनिज्म को? वो तो प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट तो है नहीं कि वो ट्रैप करके मारेगा, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका। सेकंड, एनिमल पैरासाइट टेप वॉर्म। भाई टेप वॉर्म तो एंडो पैरासाइट है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर है, बाहर थोड़ी है वो आपका, तो ये भी नहीं हो सकता। सी, बैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया भी थोड़ी ये काम करता है आपका। ठीक है, डी एफ फंगस राइजोपस। राइजोपस जो फंगस होती है भाई वो खास बात है उसकी, वो क्या करेगी, बाहर आउटसाइड द उसको ब्रेक करेगी जो भी फूड उसने इनटेक करना है, फिर उसके बाद वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका आंसर होगा डी, राइजोपस। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, आपको दिख रहा है भी ये डायग्राम स्टोमेटा की है। बच्चे काफी जानते हैं इसके बारे में। स्टोमेटा के बारे में क्या होता है, जो लीफ होती है ना, लीफ को अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, आपको कुछ पोर्स दिखेंगी, होल्स दिखेंगे, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। एक्चुअल में काम क्या होता है उस स्टोमेटा का? स्टोमेटा का काम होता है उसमें से जो भी प्लांट और एनवायरमेंट के साथ गैसेज एक्सचेंज होती है, एक्सेस में अगर वाटर है तो वो भी वहां से बाहर निकलता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एक्सपीरेटरी, जो भी एक्सेस ऑफ लॉस होता है वाटर का, ठीक है ना, तो वो भी काम होता है। स्टोमेटा के फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ ग्रीन लीफ शोन इन द गिवन डायग्राम। भैया जो स्टोमेटा का चित्र आपके पास बनाया गया है, ये बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन सही बताई है इस स्टोमेटा की स्टेट के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोमेटा है बेटा, ये ओपन है। ये स्टोमेटा इस तरह से ओपन बताई गई है। इस डायग्राम से साफ हमें पता लग रहा है कि स्टोमेटा बेसिकली ओपन है। इस तरह से इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटल पोर होता है और इसके बाहर क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। गार्ड सेल्स होती है बेसिकली, आप देख सकते हैं गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये स्टोमेटल पोर होता है आपका, स्टोमेटल ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं। ये ओपन है कंडीशन। तो पहला देखो फर्स्ट ऑप्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल। भाई स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब उसमें ढेर सारा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल के अंदर। ये जो गार्ड सेल्स है भाई, ठीक है ना, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बी क्या दिया हुआ है इसने, गैसियस एक्सचेंजेस अकर इन लार्ज। ना 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 ना, जब स्टोमेटा ओपनिंग है, ये ओपन बताया हुआ है इन्होंने, इस टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आपका। इस दौरान गार्ड सेल में वाटर फ्लो करता है बेसिकली, तो ये आपने ध्यान रखना है। गार्ड सेल से नहीं फ्लो करता, गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें।
आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो भाई अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बीइंग, हम इंसान जो होते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जब हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, कैसे? ध्यान से समझना, इन्होंने फर्स्ट बोला है कि जब प्रोटीन, ठीक है, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ, बस तीन ही दिए है इसमें, तीन ही दिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, फैट्स आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू, इसने ये बोला है कि प्रोटीन कंप्लीटली, कार्बोहाइड्रेट और फैट कंप्लीटली जब डाइजेस्ट होती हैं तो वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होके होती है। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज बनती है, जैसे मान लो दीवार है, मान लो आपने दीवार खड़ी करनी है, दीवार को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, ईंटें लगेंगी, पत्थर लगेंगे, ईंटें करते हैं आजकल तो यूज, ठीक है, सीमेंट लगेगा, ठीक है, रेत लगेगी, बजरी लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको उसको बनाना है ना तो ढेर सारी यूनिट्स का प्रयोग करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है, मतलब एक दीवार को बनाने के लिए कई ईंटें लगेंगी, और जब आप दीवार को तोड़ेंगे तो ईंटें बिखर जाएंगी। तो भाई ये टूटेगा भी उसी में जिससे ये बना हुआ है, मतलब प्रोटीन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है ना उसमें टूटेगी वो, कार्बोहाइड्रेट भी उन्होंने चीजें में टूटेगा जिनसे बना होगा। जो प्रोटीन्स होती हैं, एक प्रोटीन को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की यूनिट लगती है, ढेर सारी यूनिटें, उसका नाम होता है बेटा अमाइनो एसिड्स। क्या नाम होता है? अमाइनो एसिड्स। भाई अमाइनो एसिड्स को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ओहो मजा आ गया सर, क्या मतलब हुआ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स? क्यों बोल रहे हैं हम इसको प्रोटीन का? भाई जिस तरह से ईंटों से मिलकर, ढेर सारी ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, वॉल बनती है, उसी तरह से ढेर सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ के एक प्रोटीन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटीन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं आपसे बड़ा है, आपके अंदर प्रोटीन ही है, कार्बोहाइड्रेट है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स है, समझो इस बात को आप। जैसे मोतियों की माला होती है ना, तो उसी तरह से ढेर सारे अमीनो एसिड्स आप जोड़ दे तो प्रोटीन बनती, पॉलीपेप्टाइड बनती है। पहले जब उसका एटॉमिक मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको प्रोटीन बोल दिया जाता है बेसिकली। इस बात को आप समझे ध्यान से। तो भाई प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगा, तो सर कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगी? भाई कार्बोहाइड्रेट्स को जब बनाया, जब कार्बोहाइड्रेट बनती है ना, छोटी छोटी शुगर की मॉलिक्यूल्स लगती है, वो खाने वाली चीनी नहीं, और भी टाइप ऑफ शुगर्स होती है। आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, +1 में अगर आप मेडिकल लेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे भाई किस तरह से जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। तो शुगर्स होती हैं, उससे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट आपके ढेर सारे। जिस तरह से अमाइनो एसिड को बना के प्रोटीन बनती है, उस तरह ढेर सारी शुगर्स को मिला के आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मेन कंपोजिशन ग्लूकोज होता है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा सर। फैट किस में टूटती है? फैटी एसिड्स में। भाई ढेर सारे फैटी एसिड्स जुड़ के क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं। तो अब ऑप्शन में जहां भी ऑप्शन दिख रही है प्रोटीन, देखो ये आपको बी ऑप्शन दिख रहा है इसका, इसमें फर्स्ट का एमिनो एसिड है, बी ग्लूकोज है, सी फैटी है। आपने सीक्वेंस में लिखना है क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में भी तो ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी ऑप्शन में लास्ट में आपको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिल रहा है ना, तो आप वो वाला ऑप्शन टिक लगाएंगे, अकेला फैटी एसिड वाला नहीं लगाएंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कौन कौन से ईयर में आया हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके, पर ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके थ्रू आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी उसमें होंगे। अगला है, देखो बेटा, मैच द फॉलोइंग कॉलम है। बड़ा प्यारा और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
इसमें आपने एक तरफ क्या दिया हुआ है, देखो आप मैच देख सकते हैं, एक तरफ इसने क्या दिया हुआ है, आर्टरी। आर्टरी के सामने क्या लिखा हुआ है भाई, हैव थिन वॉल, हैव थिन वॉल। बी वेन्स, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सी एरोबिक रेस्पिरेशन। देखना यहां से बेटा आपके 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस क्वेश्चन से। इसके सामने इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसके सामने इन्होंने लिखा हुआ है आपका हैव थिक वॉल्स। देखना हार्ट का द स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके सामने लिखा है टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए समझते हैं, आपने मैच तो कॉलम करना है। अरे सर ये आर्टरीज और वेन क्या होती हैं, आपने हमारे हार्ट में पढ़ा होगा। जो आपने ह्यूमन हार्ट पढ़ा है ना, उसमें आपने पढ़ी होगी डिफरेंट आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स। आप खुद सोचो, क्या हमारे बॉडी के अंदर खून ऐसे ही पड़ा होता है? नहीं, पाइपें लगी होती हैं उसकी भाई, वेसल्स बोलते हैं उनको, उन पाइपों को वेसल बोला जाता है। जैसे पानी की पाइपें लगाई होती है ना हमने घरों में, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर खून की पाइपें हैं, खून की नालियां हैं, उनको वेसल्स बोला जाता है। वेसल्स 3 तरह की होती है मेनली, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। अब सर ये जो आर्टरी होती है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे रटके जाते हैं इसको, बच्चों को रटाया जाता है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत गलत बात है भाई, हर बार आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो इसका होता है ना, वो मैं आपको बताता हूं भाई। ये आपका हार्ट है, मान लीजिए, ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका इस तरफ, दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख सकते हैं इस तरह से 4 चैम्बर्स होते हैं ना हमारे हार्ट में। तो होता क्या है, आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी वेसल खून को हार्ट से दूर लेके जा रही है उसको आर्टरी बोला जाता है। अवे फ्रॉम हार्ट उसको आर्टरी बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, रटने की समस्या ही नहीं। आप एक बात याद कर लो कि आर्टरी वो वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल भाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो यहां पर होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, पहले राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आप समझो इस बात को, उस बॉडी ने पूरे के पूरे, मतलब मान के चलिए पूरी की पूरी बॉडी के अंदर उसने ब्लड को पंप करना होता है। आप सोचो, पूरी बॉडी में वो पंप होगा। जब वो पूरी बॉडी में पंप होगा तो भाई साहब उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर तभी लगेगा जब उस वेसल की थिकनेस होगी, क्योंकि जितनी वो मोटी होगी ना, उतना ज्यादा प्रेशर लगा होगा, तो वो एक ही झटके में पूरा चला जाएगा, ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो यहां से जो आर्टरी जाती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की, जिसे बोला जाता है ऑर्टा। बच्चे ऑर्टिक आर्क भी लिखते हैं ना, ना ना ना, ये गलती नहीं करनी है बेटा। जो ऑर्टिक आर्क होती है वो यहां होती है, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको ऑर्टिक आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जा रही है,
ठीक है सर, ठीक है। तो सर फिर आप बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड भी ले जाती है बेटा, बताते हैं आपको। ये जो राइट एट्रियम होता है ना, यहां पर कौन सा ब्लड आता है? गंदा खून आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है आपकी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये आता है जो ऑर्गन यूज कर लेते हैं ब्लड का, ठीक है। फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और सीधा राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। सर वो गंदा खून है भाई, उसको साफ करना पड़ेगा आपको। उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए आपको उसको कहां ले जाना पड़ेगा? लंग्स के पास ले जाना पड़ेगा। कहां ले जाना पड़ेगा? लंग्स के पास ले जाना पड़ेगा। तो सर लंग्स के पास इसको कौन लेके जाएगा इस राइट वेंट्रिकल से? भाई जो आर्टरी जाती है, आर्टरी लेके जाती है इसको। सोचो, उस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो टर्म आती है वो लंग्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये लंग्स को लेके जा रही है। फिर लंग्स से जो वेसल ब्लड को लेके आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी वेन होती है। फंस गए ना? पल्मोनरी वेन तो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, इसलिए देखो आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रही है, यहां पर भी आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो हमेशा याद रखें, आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, वेन हार्ट के पास लेके जाती है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये चीज आप दिमाग में सेट करके रख दे इस बात को। आई होप ये समझ आ गया होगा। मुझे एक बात करो, बात बताओ, ये आर्टरी हमेशा ही ले जाने का काम कर रही है, पंप करने का काम कर रही है ऑर्गन्स को। कोई किधर ले जा रहा है, कोई किधर ले जा रहा है, तो आर्टरी थिक होनी चाहिए ना। तो भाई जो आर्टरी होती है उसकी वॉल थिक होती है, तो ऑप्शन थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा। वेन थोड़ी पतली होती है तो ये थिन हो जाएगा। आपके ऑप्शन इसी से मैच कर जाएंगे, देख लो, ए का थर्ड और ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी ऑप्शन। अब सर इनको समझ लो, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सर एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन, पहले तो रेस्पिरेशन समझो आप क्या होता है। बच्चे बोलते हैं सर रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना सांस छोड़ना, ब्रीदिंग ही होता है। अरे भाई गलती मत करना, ब्रीदिंग इज डिफरेंट, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। भाई ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर को अंदर इनहेल करना और उसको बाहर एक्सहेल करना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, नॉट ओनली O2। ये बहुत गलत फहमी है आपकी। एयर वर्ड लिखे, हम थोड़े थोड़े अमाउंट में और गैसेस भी इनहेल करते हैं। आपको यह जान के बहुत ताज्जुब होगा, हम CO2 को भी इनहेल करते हैं थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन के साथ। क्या आपके एटमॉस्फेयर में फिक्स ऑक्सीजन ही नहीं, ढेर सारी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी, और भी ढेर सारी गैसेज है। पर इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और हमारी बॉडी में लो, तभी तो वो हाई से लो जाती है। वो आप अच्छी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे ब्रीदिंग होता है, वो तो ब्रीदिंग है। सर ये रेस्पिरेशन क्या है? भाई जो तुमने सांस ली उसमें जो ऑक्सीजन होगी, आपने भोजन खाया है, आपने फूड इनटेक किया है बाहर से, भाई उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लगेगी, तब जाके वो सिंपल सबस्टेंस में टूटेगा आपका। फिर जब वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज ली, ग्लूकोज खाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी टिश्यू के अंदर, वाटर रिलीज होगा, और साथ में एनर्जी भी मिलेगी आपको एटीपी की फॉर्म में। ये जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। अब एरोबिक एनारोबिक क्या है सर? सर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड तोड़ के एनर्जी ली जा रही है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई, बहुत कम सप्लाई है ऑक्सीजन की। आप जिम शिम करते हैं भाई,
हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई खेलता है तगड़ा, आपने देखा होगा मसल्स पेन करना शुरू कर देती है। क्यों? क्या रीजन है इसका? क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है। आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वो बन रही है एनर्जी वो आप वहां खर्च कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आनी चाहिए। ऑक्सीजन की डिमांड, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए और कम है सप्लाई, तो उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर आपके ग्लूकोज जो होता है आपका, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, फिर वो लैक्टिक एसिड में चला जाता है बेसिकली। अगर एब्सेंट ही है भाई, एब्सेंट ही है ही नहीं ऑक्सीजन, तो पायरुविक एसिड आपका एल्कोहल में बदल जाएगा, इथेनॉल में बदल जाएगा। तो ये बात है। तो सर ये तो हमें पता लग गया। सर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में, तो ऑप्शन जाएगा ये। और एनारोबिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब सिंगल, जैसे अमीबा है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेसिकली आपका। तो ये आई थिंक आपको पता लग गया होगा। इसका ऑप्शन जो है बी, आपका बी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कितने कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक से समझ आए आपको। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं भाई, क्या पूछा है? इन अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पाथ टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। अब समझो मेरी बात ध्यान से भाई, ये बोल रहा है आपके पास ऑप्शंस बनाई है ट्रैक की। भाई जब आप सांस लेते हैं, एयर, देखो इसने भी लिखा है एनसीईआरटी ने, एयर ब्रीथ करते हैं, एयर, नॉट ओनली ऑक्सीजन। गलत हो जाती है चीज जब स्पेसिफिसिटी पर जाते हैं। भाई जब हम ब्रीथ करते हैं ना, तो सबसे पहले जो एयर है कहां से एंटर करती है? नोज से। इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, नेजल ओपनिंग, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बाद गई नेजल चैम्बर में, फिर उसके बाद यहां बेटा, यहां पर ध्यान से समझना, एक जंक्शन आता है जहां पर फूड पाइप, ध्यान से समझे, जैसे ये नेजल चैम्बर आ गया आपका, और ये आपकी बक्कल कैविटी है, ठीक है। ये मान लो नॉस्ट्रिल्स होंगे, यहां से एयर अंदर आएगी, इनको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोज बेसिकली, ठीक है। यहां से एयर आएगी, यहां से आप भोजन खा रहे हैं, ये आपकी बक्कल कैविटी है, जहां से ये बक्कल कैविटी है, ये नेजल चैम्बर है। भाई ये जंक्शन ध्यान से समझिएगा, ये जंक्शन, जिस जंक्शन पे आपकी विंड पाइप और फूड पाइप, विंड पाइप और बक्कल कैविटी और नेजल चैम्बर, जहां जिस जंक्शन पे ओपन होता है उसे बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं भाई? फेरिंग्स बोला जाता है। सही बात है सर। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते। एक रास्ता एयर के लिए होता है, एक रास्ता खाने के लिए होता है भाई मेरे। तो आप समझो, देखना कितनी जबरदस्त चीज बताई है इसमें। ये जो आगे होती है, ये इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, ठीक है, क्लियर। और ये ट्रैकिया यहां से थोड़ा सा स्वेलन होता है, इस स्वेलन पोर्शन को क्या बोला जाता है? लैरिंग्स बोला जाता है। आपने सुना होगा साउंड बॉक्स भी बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी आता है ये बेसिकली, 8th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वो आपकी एयर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से आपकी ट्रैकिया, लैरिंग्स बोला है, ठीक है, ट्रैकिया लैरिंग्स में आया। फिर उसके बाद ये विंड पाइप जो है, अब ये एयर जो आपने इनहेल किया वो कहां जाएगी? लंग्स में जाएगी। भाई यहां पर क्या होता है, थोड़ा आगे चल के आप इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, ये दो ब्रांचेस में बंट जाती है, ठीक है। भाई ये एक तरफ का लंग्स हो गया आपका, और ये दूसरी तरफ का लंग्स हो गया बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे ब्रांचेस होती हैं इस तरह से। भाई इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई बोलते हैं।
फिर ये फर्दर जब ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं इनको, फिर इनके फाइनल एंड पे ऐसे बैलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं ढेर सारे एक लंग्स के अंदर, इनको बोला जाता है एल्वेओलाई। भाई ऑक्सीजन अंदर आई, एयर अंदर आई, जैसे ही एल्वेओलाई में पहुंचती है वो ऑक्सीजन आपकी किसी सेल में आपकी ब्लड वेसल में चली जाएगी, जो आपकी खून की आर्टरी आई होगी, बेसिकली गंदा खून लेके हार्ट से आई होगी, और भाई ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी और CO2 जो होगा वो बाहर एंटर कर जाएगा। सर CO2 कहां से आया? जो रेस्पिरेशन किया उसका वेस्ट प्रोडक्ट CO2 ही तो होता है आपका। तो क्या बात है भाई, नेजल, नोस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन एल्वेओलाई। एल्वेओलाई तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। लैरिंग्स, ट्रैकिया, पूरे ट्रैकिया होते हैं, लैरिंग्स आता है फिर ट्रैकिया आता है, तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। ये ट्रैकिया है, दिस इज द ट्रैकिया। तो ऐसी ऑप्शन आपको यही मिल रही है, सी ऑप्शंस, ठीक है। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, और मैं ये बोलता हूं इस क्वेश्चन से आपका बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में बोला क्या है, सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल्स सेल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से मसल्स में पेन होता है। तो मसल सेल में कैसा हो रहा है, तो समझो, मेरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब वो कुछ भी वो ईस्ट में भी बता सकता है, तो ध्यान से समझना भाई। जैसे ये सेल है, फिर इसी से आप सीक्वेंस पता लगा देंगे, ध्यान से समझिएगा। ये सेल है फॉर एग्जांपल, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है बेसिकली। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा आपने, ठीक है भाई। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल है, ध्यान से समझना बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है आपको इस क्वेश्चन से, जो भी सवाल आएगा उड़ा ले जाएंगे आप। होता क्या है, आपने अभी पढ़ा होगा कि हमारी सेल के अंदर जाती है वो ग्लूकोज आपकी, जो आपने खाई, जो भी आपने भोजन खाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज खाया भाई, ग्लूकोज खाया मैंने, कार्बोहाइड्रेट खाई, वो जाएगी सेल की साइटोप्लाज्म में। कहां जाएगी? सेल की साइटोप्लाज्म में। ये ग्लूकोज टूटती है किसमें? एक नाम सुना होगा पाइरुवेट, आपने क्या नाम सुना होगा? पाइरुवेट। ये स्कीम बनाने को आती है भाई। ये कब, ये किसमें हो रहा है काम? साइटोप्लाज्म में। ध्यान से समझना, ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना क्या कहलाता है भाई? नाम सुन लीजिए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब टूटना। ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में, या पाइरुविक एसिड बोले या पाइरुवेट बोले, आपकी मर्जी है भाई। पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं आप। ये टूटता है कब? मजे की बात यह है कि इस रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन है तब भी ये हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, अगर है तब भी हो रही है, नहीं है तब भी हो रही है। तो सर फिर एरोबिक और एनारोबिक कैसे बोलेंगे? सर इसके बाद होगा खेल। अब होता क्या है, आपको पूछा हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में क्या हो। ध्यान से समझना, अगर आगे ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये पाइरुविक एसिड आपका कन्वर्ट होके यहां चला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उतना आपने नहीं जाना है, पर उस लेवल पे नहीं जाना है आपने अभी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन इसको मिल गई, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा गिरता है। ध्यान समझना, ये मैट्रिक्स का माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर जाके गिरता है, यहां बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बनाता है भाई जी। अगर ऑक्सीजन मिल रही है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। बट हमसे तो सर एनारोबिक पूछा, तो मेरे भाई वही बता रहा हूं। अगर मान लीजिए इसको ऑक्सीजन की कम सप्लाई मिलती है, लेस सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, वो मसल सेल में हो रहा है, मसल सेल,
तो भाई साहब ये जो पाइरुवेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड। अगर है ही नहीं ऑक्सीजन, है ही नहीं ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाती है इथेनॉल में। हमें बात की है किसकी? लैक्टिक एसिड की। मसल्स में ये काम हो जाता है आपका। 3 क्वेश्चन सेट हो गए। इस पैटर्न के 2 में से भी तो पूछ सकता है ना। समझ गए आप मेरी बात? तो ये ध्यान रखना, यहां एक्चुअल में कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर आपको CO2 नहीं मिल पाता बेसिकली। तो ये ध्यान रखें, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी यहां भी मिलनी है, यहां भी मिले, यहां तो अथाह एनर्जी मिलेगी। 38 ATP मिलते हैं, 36 38 ATP। इसके मुकाबले यहां तो बेटा कुल मिला के 2 ही मिलते हैं। तो दैट्स वाई ये प्रेफर किया जाता है और ये कारण होता है मसल सेल में उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। तो ये सीक्वेंस पूछा है आपसे भाई मसल में क्या होता है। देखो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर टूटा पाइरुवेट में, पाइरुवेट मसल सेल के अंदर क्या हुआ? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये देख लो, फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है आपको ऐसी, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटेगा, मसल सेल में क्या होगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। दैट्स ऑल। बड़ा प्यारा था और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था ये बेटा। इसी को डिटेल में जाके पढ़ते हैं, इसको 10 स्टेप लगते हैं पढ़ने को जब आप आगे जाएंगे तो ध्यान रखना। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक ट्री बनाया हुआ है। देखो आप देख सकते हैं ट्री बनाया हुआ है, इसमें बताया हुआ है, देखो ट्री बनाया हुआ है। इस 8th को आपका जो मतलब ये 7th क्वेश्चन है, इसमें ट्री बनाया हुआ है, ऐसे को ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह से कुछ, ठीक है। तो भाई वाटर का फ्लो ऐसे दर्शाया हुआ है ऊपर को, वाटर का फ्लो ऐसे दर्शाया हुआ है ऊपर को, ठीक है, क्लियर। और यहां ये मान लीजिए इसका लीफ है और यहां से बताया है कि इस लीफ में से वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, ऐसा बताया इस डायग्राम में, कुछ ऐसा बताया इस डायग्राम में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो भाई बोला हुआ है ऑब्जर्व दिस डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। भाई आपने ये देखना है भाई ये कौन सा प्रोसेस है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। होता क्या है, कड़ी धूप जब लगती है, कड़ी धूप जब लगती है तो जो पत्ते होते हैं, पत्तों में से पानी कम होना शुरू, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है उसमें। ऊपर जब डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, यहां पर भर भर के वाटर है, यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, यहां पर लो होता है, उस प्रेशर से वाटर क्या हो जाता है आपका ऊपर निकल जाता है और पत्तों से रिलीज होना शुरू होता है वेपर्स की फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं आप? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो बी ऑप्शन है, क्रिएट्स सक्शन फोर्स, जो पानी को अंदर से खींचती है प्लांट, कैसे नीचे से खींचेगी ऊपर को। समझ गया मेरी बात? प्रेशर होता है वो एक तरह का, फोर्स प्रेशर या फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो भी लॉस होता है वाटर का, एक्सेस ऑफ लॉस वाटर का होता है, वो लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। तो आ रही है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। हार्ट का चित्र दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पीछे ही क्लियर करवा दिया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे ही क्लियर करवा दिया बेसिकली, ठीक है। जैसे आपको हार्ट का डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पे ए और बी डिपिक्ट करना है आपने कि ए क्या है बी क्या है। जो ए ब्लड वेसल है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो कि लंग्स को जा रहा है, ऐसे बताया हुआ इसने। ऐसे कुछ डायग्राम देखो दिया होगा, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। मैं टिल्ट क्यों बनाता हूं? क्योंकि हमारा हार्ट टिल्ट ही होता है इस तरह से। और इन्होंने कुछ ऐसे बताया हुआ, देखो ये देखो राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां से एक पाइप निकाली हुई है ऐसे को, ये इसको ए बताया है, ठीक है। और यहां पर भी एक पाइप निकाली बताई है, इसको इन्होंने बी बताया है। ये डिपिक्ट करना है। अब मुझे एक बात बताइए, इस तरफ आता है कैसा ब्लड? गंदा खून, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सी का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो सर क्या है? इसके अंदर होती है CO2।
इसके अंदर कौन सी होती है? CO2 होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जबकि जो लेफ्ट साइड है उस तरफ आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर कहां से आता है? लंग्स से आता है। कहां से आता है सर? लंग्स से आता है। कहां से आता है बेटा? लंग्स से आएगा। कहां से आएगा? लंग्स से आएगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर होने के लिए, प्योरीफाई, ऑक्सीजन ऐड करने के लिए लंग्स के पास जाना पड़ेगा। भाई ये आर्टरी है क्योंकि ये हार्ट से दूर लेकर जा रही है ब्लड को, तो इसका मतलब ये तो आपकी कैसा ब्लड है? इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन ए देखो, ब्लड वेसल ए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। सही बात है, इसमें भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है और ये इस ब्लड को लंग्स में लेके जा रही है ताकि ये CO2 को एल्वोलाई में भेज सके, ठीक है, जहां से वो बाहर निकल जाए बॉडी से और ऑक्सीजन को अंदर खींच सके। तो मतलब इसमें ये तो बता रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है आपके। बी में चलिए, बी ऑप्शन में देखो ब्लड वेसल बी। भाई इसके बारे में आप मुझे बताओ, ये लंग्स से ला रही है लेफ्ट एट्रियम को, तो इसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसने क्या लिखा है? इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। बच्चा ये देखते टिक लगाएगा इसको भी, बट बेटा आगे पूरी लाइन तो पढ़ दो। फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स, ये भी भाई सही बात बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो ब्लड वेसल बी है, जो ब्लड वेसल आपकी बी है, वो क्या कर रही है? ऑक्सीजन रिच ब्लड ला रही है लंग्स से। बिल्कुल सही बात है, लंग्स से ही आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका। समझ गए मेरी बात आप? इतना क्लियर हो गया। फिर ये बोल रहा है, मतलब सेकंड भी आपका ठीक है। थर्ड देखो, ब्लड वेसल बी, ब्लड वेसल बी लेफ्ट एट्रिया रिलैक्सेस एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल ए। भगवान, ये रिलैक्स होता है नहीं, जब ये इस ब्लड को रिसीव करेगा तो ये इसको धक्का लगाएगा नीचे, तब ये धक्का लगाता है नीचे को, ठीक है। और ब्लड वेसल ए, राइट एट्रियम हैज अ थिक मस्कुलर वॉल्स एज इट हैज टू पंप ब्लड टू दिस ब्लड वेसल, ठीक है। भाई जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, उसके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती है। ना 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 ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके पास थिक मस्कुलर वॉल्स नहीं होती है, थिक जो है इस तरफ होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गई आपकी। तो आपको पता लगा होगा भी क्या करना है इसमें, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रिया कहां से ब्लड रिसीव करता है? कहां से ब्लड रिसीव करेगा? लंग्स से आएगा ब्लड, लंग्स से आता है ब्लड बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। एक ए कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रीच ब्लड टू द लंग्स, ठीक है। और एक्चुअल में बोला क्या है, इसमें फंक्शंस के रिगार्डिंग पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। फंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आपको पता लग गया होगा क्या होगा इसका, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 जो हमारा 9th क्वेश्चन है भाई। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। भाई कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट का नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हैं, होती है तो होती है, ठीक है। रेजिन सेंड गम भी होते हैं, डेड सेल भी होते हैं। स्टार्च थोड़ी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, स्टार्च से तो बड़ा होता है प्लांट का सेल वॉल, सेलुलोज से। तो सी ऑप्शन होगा इसका स्टार्च आपका। अब आ जाइए 11th क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है? आपका 10th क्वेश्चन, सॉरी। अगर आप 10th क्वेश्चन की बात करते हैं भाई बेटा, भाई 10th क्वेश्चन में एजर्सन रीजन है। एजर्सन रीजन, एजर्सन में क्या पूछा हुआ है आपसे? क्या बोल रहा है? द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर रीच इन ब्लड सप्लाई। सही बात है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से छोटे छोटे फिंगर की तरह छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें विलाई बोला जाता है। अगर इनको भी फोल्ड कर देंगे, अगर इनकी भी फोल्डिंग हो जाए, इनकी भी फोल्डिंग हो जाए, तो इनको माइक्रोविलाई बोला जाता है। और इनके अंदर ब्लड सप्लाई रीच होती है। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पहली स्टेटमेंट ठीक दी है। अब रीजन की स्टेटमेंट को देखो भाई, दीज विलाई हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। सही बात है, इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में हम जो भोजन इंजेस्ट करते हैं, इंटेक करते हैं,
जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये उसे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, तो रीजन भी ठीक है आपका बेसिकली। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ध्यान से समझे आप। तो आई थिंक ये भी हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन रीजन है भाई। असर्शन में क्या बोल रहा है? रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। भाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बहुत गलत बात है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, उनमें क्या ब्रीदिंग का रेट बहुत कम होता है? ना, उनके अंदर तो फास्ट होता है, हाई रेट होता है ब्रीदिंग का एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल से। तो पहला स्टेटमेंट गया, मतलब असर्शन इज फॉल्स। तो असर्शन इज फॉल्स का एक ही दिखता है, डी ऑप्शन, और आर ट्रू है। तो देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो। यस, सही बात है, ठीक है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन का डिजोल्वेशन जो है बहुत कम होता है अमाउंट में एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सही बात है, एयर में जल्दी घुलती है, पानी में थोड़ा कम टाइम लेती है, ठीक है। तो ये सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, असर्शन गलत हो गया, रीजन की स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस तो मतलब ही नहीं बनता एक्सप्लेनेशन वाला। जब गलत है तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी? तो डी ऑप्शन जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। भाई जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सर, एक ही सेल है, वही सब कुछ है, वही उसका माउथ है, वही उसका एनस है, सब कुछ कहीं से भी कर सकता है वो, किस बॉडी के किसी भी पार्ट से, मतलब उसका कोई पार्ट ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अमीबा तो एक सेल है, उसी से सब कुछ हो रहा है, खा भी उसी से रहा है, उसको रिलीज भी उसी से कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को बेसिकली, ठीक है। भाई क्या क्या प्रोसेस होते हैं? देखो अमीबा क्या करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखना है आपको। होलोजोइक का मतलब होता है जो निगलते हैं फिर अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर ये बोलता है जो आपका अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा किस तरह से इसको फूड को इनगल्फ करता है वो देखते हैं हम, ठीक है। पहला स्टेप होता है इंजेशन। क्या स्टेप होता है? इंजेशन, फूड को इनटेक करना, ठीक है। जैसे ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये अमीबा है भाई, ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है। जैसे ये फूड है, पहले ये क्या करेगा? इस फूड को कैप्चर करेगा, ये इस फूड को कैप्चर करेगा। कैप्चर करते ही क्या होगा? ये फूड पार्टिकल जो है, ये न्यूक्लियस था, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन। सेकंड स्टेप, अब ये क्या करेगा? इस फूड को ब्रेक करेगा, टुकड़ों में तोड़ेगा। अब जब ये मेरे भाई इसको टुकड़ों में तोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। मतलब सर सेकंड स्टेप हो गई डाइजेशन, क्या हो गया? डाइजेशन। भाई इसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन करने वाले एंजाइम सिक्रीट होंगे जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको सिंपल टुकड़ों में तोड़ेंगे बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ वैक्यूल होंगे, इनको फूड वैक्यूल कहा जाता है। फिर ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को, जो टूटा हुआ फूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो फिर होता है थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा?
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड का न्यूट्रिशन वहां जाएगा जहां इसको दिक्कत, जहां प्रॉब्लम, मतलब जहां नीड है, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे उसको? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे भाई? एसिमिलेशन। मतलब कि जो फूड उसने खाया, एब्जॉर्ब किया, उससे एनर्जी ली जाएगी, उसको एसिमिलेशन कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखें। और वही एनर्जी उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है सर। अब कुछ भोजन ऐसा होगा जो बच जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है सर, उसको ये बॉडी से बाहर फेंक देगा, उसको बॉडी से बाहर फेंक देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो भाई ये 5 स्टेप होते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के। समझ गए मेरी बात आप, कि किस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है बेसिकली। तो ये चीज ध्यान रखें भाई। ये सीधा सरफेस जहां से लिए वहीं से फेंक देगा इसको बाहर, वहीं से फेंक देगा। और ये जहां से जैसे ये इसी की सरफेस को आगे निकालता है, चलने के लिए भी, मूव करने के लिए भी। इसको फॉल्स फुट बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। सुना होगा आपने इसके स्ट्रक्चर में, समझ गए होंगे इस बात को। तो इस तरह से अमीबा में आपने शो करना डायग्रामेटिकली सुंदर सुंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। भाई जो क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास कुछ एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ टर्म्स दिए हैं। एक दिया है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, एक दिया है विलाई, और तीसरा दिया है बेटा एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर, और अगला दिया है बेटा लाइपेज। देखो ये एसिड है, ये एंजाइम है, ये अंदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको बोला है इनके आपने रोल बताने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है भाई। HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है भाई साहब। हमारे पेट में एसिडिक मीडियम होता है भाई। इसका काम होता है जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको खत्म कर देता है, जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया। तुम बोलोगे सर अगर हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एसिड है तो हमारा स्टमक जल क्यों नहीं जाता सर? क्योंकि हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे ये आपका स्टमक है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। इस म्यूकस का काम ही होता है इस स्टमक की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करना। तो HCl का क्या काम हो गया? हमारे स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि ये डाइजेशन में हेल्प कर सके और जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको भी मार सके। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये बेसिकली एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, शुरू कर देता है भाई जा। उसका नाम होता है पेप्सिन। और पेप्सिन बेटा क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। मतलब HCl अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स ब्रेक नहीं हो पाएंगी। सर क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि HCl नहीं होगा तो ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम ही एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो आप इसका फंक्शन भी समझ गए होंगे, किल्स द बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट्स द पेप्सिन। समझ गए? अब आ जाओ विलाई पे। अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा, विलाई का काम होता है, हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और उसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड, ज्यादा से ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इजीली डाइजेशन हो सके। तो ये फंक्शन होता है इसका, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। समझ गए? ताकि प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड का क्या हो सके, ब्लड के अंदर क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। समझ गए? उसके बाद है एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर का काम, स्फिंक्टर का मतलब होता है जो क्या करते, दरवाजे होते हैं, ओपनिंग्स। ठीक है। एक्चुअल में ये जो आपके एनल स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट होता है एनस में। ठीक है। एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करता है और जो फिकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सपेल करता है। 2 फंक्शन होते हैं इसके। एक तो एनस को ओपन करने के लिए हेल्प करता है, उसकी कंट्रोलिंग को हेल्प करता है। मतलब जो भी पूछताछ होगी, एनस अगर ओपन होगा तो एनल स्फिंक्टर की कंट्रोल में होगा ऊपर।
दूसरा काम क्या है सर, फिकल मैटर को एक्सक्रीट करता, बाहर एक्सपेल करवाएगा। अगर एनल स्फिंक्टर आपके डैमेज हो जाते हैं तो आप फिकल मैटर को एक्सपेल नहीं कर सकते, ओपनिंग में हेल्प ही नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में रह जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होगी, भयंकर पेट दर्द होती है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आता है सर लाइपेस। लाइपेस एंजाइम है सर ऐसा एंजाइम जो फैट्स को ब्रेक करता है। अभी मैंने पीछे बताया किसमें टूटते हैं सर, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में। ये फंक्शन होता है इसका भाई, फैट के मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में तोड़ता है। समझ गए होंगे आप ये बात, आई थिंक ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है कि डिफरेंस बिटवीन एल्वेओलाई एंड नेफ्रॉन। भाई एल्वेओलाई एंड नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस? अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। पूरा नहीं करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के बेसिस में इनमें डिफरेंस लिखना है। एक तो सबसे पहला उसकी स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, एंड सेकंड पॉइंट जो बोला इन्होंने फंक्शन के बेसिस पे। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, एल्वेओलाई आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं सर। नेफ्रॉन कहां मिलता है? किडनी में मिलता है। किडनी में क्या करता है नेफ्रॉन? फिल्ट्रेटिंग यूनिट होता है, फिल्ट्रेशन में करता है। जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन करेगा तो फाइनली यूरिन बनेगा उससे। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो एल्वेओलाई मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था क्वेश्चन में, जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करा था भी हमने, उसमें लंग्स के अंदर एल्वेओलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर बताए थे। छोटे छोटे बैलून लाइक और पतली सी लेयर होती है, वो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली एयर सैक, एयर फील होती है उसमें, जो कि विद अ रीच नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, मतलब उसके अराउंड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। और कहां प्रेजेंट होते हैं ध्यान से समझे भाई, ये आपका लंग्स है, लंग्स के एंड्स पे देखो, ब्रोंकियोल्स के एंड्स पे, यहां पर ऐसे ब्रांचेज होंगी, उसके एंड्स में क्या होते हैं आपके एयर सैक्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और लोकेशन है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पॉइंट पे, टर्मिनल मतलब एंड में, यहां पर प्रेजेंट होंगी ये। समझ गए होंगे सर इसकी स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। सर नेफ्रॉन आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एल्वेओलाइज आर नॉट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बट नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जैसे ये इस तरह से आपका जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, इस तरह से। ये कलेक्टिंग डक्ट यहां होती है, इस तरह से, इस तरह से। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं? बाउमैन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? बाउमैन। और ये सारा क्या है आपका? टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रिनल टिब्यूल, जो कि कहां प्रेजेंट, लोकेशन क्या है इसकी? किडनी है। क्या लोकेशन है बेटा? किडनी है। सर बात हो गई सर, ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा, इनकी लोकेशंस भी देख ली। सेकंड पॉइंट क्या है सर? फंक्शन के बेसिस पे। भाई इसका काम है, जैसे ये मान लो एल्वेओलाई है आपका यहां पे, ये क्या करेगा? इस तरह से अगर ब्लड है तो भाई गैसेस का एक्सचेंज कराएगा, यहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर जाएगी, ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का क्या करवाएगा?
डिफ्यूजन कराएगा, एक्सचेंज करवाएगा। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको रिमूव करता है हमारी बॉडी से। वो काम किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। तो ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज। भाई क्या बोला है इसने ये बोला हुआ है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं, वाई क्यों जरूरत होती है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन हो गया, उसमें क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत होती है विद अ लार्ज साइज बॉडी। एक्चुअल में क्या होता है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होगी गैसेस एक्सचेंज होगी डायरेक्ट डिफ्यूजन से, एक गैस आई दूसरी गैस गई वॉल्स के थ्रू ही, ठीक है, जितनी पतली होगी, ठीक है। मतलब सिंपल डिफ्यूजन से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है पूरी बॉडी में। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मतलब हीमोग्लोबिन हो गया आपका, आपने सुना होगा ब्लड में कि हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, CO2 भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो सिर्फ वॉल से एक्सचेंज होना, डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, कुछ पिगमेंट्स का भी काम होगा। पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऐसी पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, व्हाई ब्लड इज रेड, सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट लिखते हैं ना, तो वो है ये बेसिकली, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होती है उसके थ्रू भी इंक्रीज की जाती है ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी, क्योंकि आपको पता ब्लड पूरी बॉडी में फैला हुआ है। एल्वोलाई थोड़ी पूरी बॉडी में होंगे, वो तो सिर्फ आपको लंग्स में मिलेंगे, ठीक है। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एफिशिएंटली फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। भाई आएगी तो कहां पर ऑक्सीजन, लंग्स पे आएगी, फिर लंग्स से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, और ध्यान रहे एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, भाई एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन ज्वाइन कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। समझ गए होंगे आप इस बात को, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसी क्वेश्चन में भाई रीजन बताना है। देखो पहला रीजन, भाई हमारा जो थ्रोट होता है ना, हमारा ये जो थ्रोट होता है, ये आप अगर यहां टच करेंगे तो आपको ऐसी रिंग्स दिखेंगी, रिंग्स लगेंगी। जैसे जो ट्रैकिया होता है आपका, ये ट्रैकिया होता है, इसमें आप सी शेप रिंग देखते हैं इस तरह से। तो सर ये क्यों होती है, क्या कारण होता है इनका। भाई साहब अगर ये रिंग्स नहीं होती, एक्चुअल में ये हाइलिन कार्टिलेज होता है, बेसिकली सी शेप होती है। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ये आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल ये है विंड पाइप, और इसके ठीक पीछे होती है फूड पाइप। ऐसे के समझे, इस तरह से ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। भाई साहब अगर ये रिंग होगी तो देखो आधी आ रही है, क्योंकि पीछे क्या है, टच है, इसोफेगस सी शेप की है, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज की रिंग लगी होती है, रिंग्स लगी होती है, उनको आप बेसिकली यही रीजन बोला है कि क्यों है सर, ये क्या कारण है। अगर मैं इन रिंग्स को हटा दूं, अगर मैं खांसी करूं बिना रिंग्स के, जैसे मैंने रिंग्स हटा दी, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अज्यूम करो, इनको हटा दिया, आपको खांसी आ गई, पूरी की पूरी फूड पाइप बाहर आ जाएगी, आपकी कोलैप्स हो जाएगी, वो सांस लेंगे तब भी सिकुड़ जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, सांस छोड़ेंगे बाहर। तो भाई कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये रिंग्स प्रेजेंट होती है, टू अवॉइड कोलैप्सिंग, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप। तो ये आप ध्यान रखें, समझ गए होंगे आई थिंक। तो यही लिखा भी हुआ है इसने, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग एंड कीप एयरवे ओपन फॉर फ्री पैसेज ऑफ एयर। समझ गए होंगे आप ये बात, ठीक है। अब उसके बाद इसी में सेकंड का ए पार्ट हो गया,
बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है भाई साहब इसने? बी पार्ट में पूछा लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, इससे भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, इससे भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप ध्यान से समझना, वॉल्यूम की हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है भाई, कितना अमाउंट लिया, कितना अमाउंट छोड़ा, कितना टोटल लिया। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, एक होता है आपका रेजिड्यूअल वॉल्यूम। हम ध्यान से समझना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? आपको क्वांटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हाई लेवल की, आपको जस्ट इसमें पता होना चाहिए होता क्या है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि आपने नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना एयर अंदर लिया, इनहेल किया, ठीक है, वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि एक टाइम में आपने कितनी एयर बाहर छोड़ी, एक्सपेलिंग आउट किया। ठीक। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है सर? कितना नॉर्मल लिया, कितना नॉर्मल छोड़ा, कितना नॉर्मल लिया, कितना छोड़ा, दैट्स कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली क्या करते हैं, ध्यान से समझना, नॉर्मली हम इतना ml लेते हैं और इतना ml छोड़ते हैं एयर को। बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 500 ml से ज्यादा सांस ले ली, तो उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, एक्सप्रेशन का मतलब सांस छोड़ना। देखो, अगर मान लो 500 ml से ज्यादा सांस ले ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर 500 ml से ज्यादा सांस छोड़ी, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल इतना तो करते ही हैं, बट इससे ज्यादा छोड़ दोगे या ले लोगे तो उसको इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सर बात समझ नहीं आई सर, ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम का क्या चक्कर है? व्हाट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम? होता क्या है, जितनी आपने सांस ली होती है, जितनी एयर आपने इनहेल की होती है, जब आप उसको बाहर निकालेंगे वो सारी की सारी नहीं बाहर निकलती है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी लंग्स में रिमेन रह जाता है, बच जाता है, रेजिड्यू बच गया, छूट गया, उसे बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। यह चीज आपको +1 में बड़ी काम आएगी, ये बहुत अच्छे से आपको +1 में भी काम करेगी, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई, ये पूछा है इसने कि रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्यों प्रेजेंट होता है उसमें, लंग्स में। अगर देखो गलती से तुमने इसको भी बाहर निकाल दिया, आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखती है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखता है, खींचने का काम करेगा अंदर एयर को। अगर आप इसी को बाहर निकाल देंगे, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ भी वॉल्यूम नहीं है अंदर। और आपको पता है एयर तो प्रेशर के हिसाब से चलती है, जहां पर लो प्रेशर होगा हाई से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा। जब तुमने अंदर सांस ही, जब तुमने एयर ही नहीं छोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी भी सांस, मतलब थोड़ी सी भी एयर अंदर नहीं है, तो बाहर से अंदर वॉल्यूम कैसे आएगा एयर का? लेट्स इमेजिन। तो ये रीजन है इसका, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, अगर वो ब्रेक हो गया तो खत्म कहानी। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं भाई, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिड्यूअल वॉल्यूम टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स एंड अलो कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि डायफ्राम फ्लैटेंड एंड रिब्स आर लिफ्ट अप व्हेन वी ब्रीथ इन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि जब हम सांस लेते हैं तो भाई रिब्स पूरी की पूरी ऊपर लिफ्ट हो जाती हैं और डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। देखो जैसे ये डायफ्राम होता है, ठीक है, ये डायफ्राम है और ये इस तरह से लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है, और इसके राउंड्स क्या होती है, ऐसे रिब्स होती है भाई, रिब्स होती है, रिब्स होती है, रिब्स होती है, इस तरह। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। जब ये फ्लैट, ये देखो ये डायफ्राम है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैट होता है ना। कब ये फ्लैट होता है, देखो
जब ये एक्चुअल में जब फ्लैट कंडीशन में होता है, ये इसकी फ्लैटेंड कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो वो ऐसी होती है, डोम शेप होती है इसकी नॉर्मल कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन होगी, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये ऐसे हो जाएगा, तो जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। समझे मेरी बात आप? नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। अब जैसे जैसे ये फ्लैट होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, तो भाई इस केज का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मतलब देखो ध्यान से समझना, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है, आपने सुना होगा प्रेशर, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने 9th में, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई जितना ज्यादा प्रेशर, प्रेशर तब लगता है जब कम वॉल्यूम हो। यही तो पढ़ा हमने आर्टरी और वेन में, वहां पर बीच में वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा थी, क्योंकि तभी तो प्रेशर ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, ओपन ज्यादा होगा, खुला ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा होगा, तो प्रेशर कम होगा वहां पे। अगर दबाव होगा मतलब वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा होगा। तो भाई जब ये ऐसे हो गया, ये जो पूरा रिब केज है, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, एयर अंदर एंटर करेगी। समझ गए होंगे आप? अब जैसे ही ये डायफ्राम ऐसे हो गया, ऐसे जैसे ही अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, अब देखो रिब केज का वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, एयर बाहर। समझे मेरी बात आप? तो भाई साहब यही है खेल। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिब्स हमारी ऊपर उठ जाती हैं, ऐसे को रिब्स ऊपर उठेंगी, ऐसे को रिब्स ऐसे उठेंगी, डायफ्राम फ्लैट होगा, रिब्स ऐसे उठेंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है ये, क्योंकि दिस इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देता है। ये बोल रहा है जब सांस लेते हैं तो वो रिब्स ऊपर क्यों करती है। भाई साहब ध्यान दो, दिमाग लगाओ, जब ऐसे रिब्स ऊपर उठेंगी तो पूरी की पूरी चेस्ट का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बाल्टी, बाल्टी एज्यूम करो, बाल्टी होती है ना, उसमें ऐसे एक उठाने का लगा होता है। अगर मैं उसके भी नीचे एक ही उससे और लगा दूं तो एक बार में उसको उठाऊंगा तो सारे के सारे कुंडे जो है ऊपर आ जाएंगे आपके। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और कंसेप्चुअल है। समझ गए? जब फ्लैट हुआ सांस अंदर आएगी, जब डोम शेप हुआ सांस बाहर चली जाएगी, तब रिब्स नीचे आ जाएंगी। फिर जैसे डोम शेप हुआ रिब्स नीचे, फ्लैट हुआ रिब्स ऊपर, स्पेस बढ़ जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट, भाई लास्ट पार्ट क्या बोलता है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी वॉल्स होती हैं एल्वेओलाई की, वो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, मतलब उनके अराउंड ब्लड वेसल्स का नेटवर्क क्यों होता है भाई, क्यों होता है, ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके तगड़े डिफ्यूजन के लिए। जितना ज्यादा एल्वेओलाई के अराउंड ब्लड के वेसल्स होंगे उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी गैसेस, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी। जितनी कम होगी उतनी कम ऑक्सीजन जाएगी, जितनी कम ऑक्सीजन जाएगी उतनी कम एनर्जी मिलेगी आपको, क्योंकि भाई साहब ग्लूकोज ब्रेक ही नहीं हो पाएगी बिना ऑक्सीजन के। वो हो जाएगी बट पायरुविक एसिड नहीं कन्वर्ट हो जाएगा ना आपका, वो तो हो जाएगी, तो मैंने बोला है ग्लूकोज टूट जाएगी पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, ऑक्सीजन हो चाहे ना हो साइटोप्लाज्म के अंदर, बट एनर्जी तो नहीं मिलेगी ना। समझ गए ना मेरी बात आप? तो इस तरह से आपने करना है ये बेसिकली। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है कि वाटर इज यूज्ड बाय लीव्स, ठीक है, वाटर इज यूज्ड बाय लीव्स ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई जो आपका वाटर होता है ना, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर की स्प्लिटिंग होती है, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस बनना, लाइट की प्रेजेंस में फूड बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। ठीक है, कहां होती है, लीव्स के अंदर। क्यों? लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है, किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल बोला जाता है। ठीक है, पत्तों में भोजन बनता है सारा, लाइट गिरती है,
पत्ते ग्रीन होते हैं, बिल्कुल सही सर, क्यों? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, वहीं पर तो फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली आपका। जो स्ट्रोमा होती है, आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, वाटर को यूज कर लेते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल, ठीक है। तो क्या बोला इसने, एक्सप्लेन हाउ वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट। देखो हम ऊपर से प्लांट को क्या करते हैं, बेसिकली वाटरिंग करते हैं ना। ये बोल रहा है कि वाटर सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब होता है ताकि वो प्लांट के लीव तक पहुंच पाए। पानी तो आपने दिया, वो तो सॉइल में एब्जॉर्ब होगा, फिर भी वो लीव्स तक पहुंच रहा है। सोचो आप इसको, जस्ट इमेजिन। भाई होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये सॉइल है, सॉइल की जो रूट्स है, सॉइल के नीचे क्या होगी, प्लांट की रूट्स होंगी, ठीक है। और ये क्या है, लीफ है, ये लीव्स है बेसिकली, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है सर, रूट है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रूट्स होती हैं, रूट के अंदर आपके ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इन्हें बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है भाई जी, रूट हेयर बोला जाता है। यहां पर होती है ऑस्मोसिस। क्या होती है सर, ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस क्या होता है, किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। भाई साहब आपने पढ़ा है इस बात को, ठीक है। तो होता क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जैसे वाटर दिया, वाटर क्या होता है, इन रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। सही बात है सर। फिर क्या होता है, अब ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर, जो इसने पानी एब्जॉर्ब किया, ठीक है, वो जाएगा। अब आपको पता है इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होगी, एक सेल से दूसरी सेल से, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे सेल टू सेल जो है मूव करता जाएगा। और उसके बाद वो सेल की जाइलम में पहुंचेगा। आपने सुना होगा एक जाइलम टिश्यू होता है, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। भाई साहब जो जाइलम टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने सुना होगा, पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, जाइलम करवाता है, जबकि फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, जिसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, सोर्स टू सिंक, ठीक है। जाइलम से क्या, किसकी जाइलम में जाएगा, पहले तो भाई पत्ते में थोड़ी जाएगा, पहले तो स्टेम, दिस इज द स्टेम, स्टेम के अंदर जो जाइलम होगी वहां जाएगा, फिर उसके बाद लीव्स की जाइलम में जाएगा। कहां जाएगा, लीव्स की जाइलम में जाएगा, समझ गए होंगे। फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो कहां गया भाई, सबसे पहले ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, रूट हेयर, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, सेल टू सेल करके रूट की जाइलम में गया। रूट की जाइलम क्या करेगी, उसको ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी, स्टेम की जाइलम में जाएगा, स्टेम की जाइलम से लीफ की जाइलम में जाएगा। जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करवाना वाटर या मिनरल, बट आपसे वाटर ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो जाइलम ऑफ द स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अपवार्ड मूवमेंट है भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवार्ड मूवमेंट जो वाटर की होती है बेसिकली, किसकी वजह से होती है, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। नीचे प्रेशर आपका क्या हो गया, ज्यादा, ऊपर कम, नीचे कम, नीचे ज्यादा, ऊपर कम हो जाता है। प्रेशर क्या क्रिएट होता है, हाई टू लो हो जाता है ना आपका, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल, यहां पर पानी लॉस होता जा रहा है जिसकी वजह से ऊपर कमी आ रही है, नीचे पानी ज्यादा है। ट्रांसपीरेशन पुल, खिंचाव, बेसिकली फोर्स, एक तरह से फोर्स जनरेट होता है, ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं उसको। पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, वाटर लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ऊपर पानी की कमी हो रही है, ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, नीचे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि हाई टू लो चलता है प्रेशर आपका। समझ गए मेरी बात आप, क्यों होता है सर, क्योंकि सारे ये जो रूट्स हैं ये पूरा प्रेशर लगाएंगी, जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए बेसिकली। ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको रोकने की कोशिश करता है,
बट वो उतना डिटेल नहीं है ना आपके सिलेबस में, तो आप इतना याद रखें, और कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है। इसी तरह से वाटर जो है लीव्स तक पहुंच पाता है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है भाई, अब आपने वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे कि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन होता है। देखो वाटर का तो आपको पता लग गया, ठीक है। वाटर बाय रूट्स होता है, बेसिकली वाटर एंड मिनरल रूट से एब्जॉर्ब होती है और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है पूरे प्लांट में, किसके थ्रू सर, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब जो मूवमेंट अकर होता है किसकी वजह से सर, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। रूट में प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, उनमें प्रेशर लगता है, बेसिकली पूरी फोर्स लगती है उनमें, ठीक है। फिर सर अगर हम बात करें फूड की, फूड कहां प्रिपेयर होता है, पत्तों में। किचन कौन होता है प्लांट का सर, लीव्स। लीव्स क्या होती है, लीव्स क्या होती है, किचन ऑफ प्लांट, किचन हाउस होता है ये प्लांट का भाई साहब, ये आप ध्यान रखें। फूड बनेगा पत्तों में बनेगा, कहां बनेगा, पत्तों में बनेगा भाई साहब, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा भाई। डिफरेंट पार्ट में जाता है, किस टिश्यू के थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। किसके थ्रू जाता है सर, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जाता है, समझ गए होंगे आप। इस प्रोसेस को ये जो फूड को आप लीव्स से डिफरेंट पार्ट में ले जा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। भाई भोजन की जगह ही चेंज कर दी, लोकेशन को चेंज कर दिया आपने, इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी खर्च होती है, इसीलिए ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होती है। अगर एनर्जी नहीं लगती तो पैसिव कहा जाता। समझ गए मेरी बात, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे अगर आपसे जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस पूछ कर सकते हैं। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम मेनली आपका ऊपर की तरफ ले जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट करा रहा है जाइलम, क्योंकि वो भाई जाइलम वाटर तो नीचे से ही आएगा, मिनरल्स भी मिट्टी में ही होते हैं ना, खाद डालते हैं तो वो मिट्टी में डालते हैं, ऊपर थोड़ी पत्ते पर थोड़ी रखते हैं उसकी खाद, जो भी आप खाद देते हैं, यूरिया देते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक जो भी देते हैं, समझ गए होंगे आप मेरी बात। जबकि फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, तो वो तो यूनिडायरेक्शनल का है। अब देखो फूड ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ये रूट्स भी तब ही सर्वाइव कर पाएंगे जब इनको भोजन मिलेगा। समझ गया ना मेरी बात, ऐसा तो है नहीं भोजन स्टेम को चाहिए, रूट को भी तो चाहिए भाई, जो आगे सेल्स डिवाइड करेंगी, रूट को ग्रो करवाएंगे, उनको भी तो चाहिए। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी से रिलेटेड है। स्टेट द रोल ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो होता क्या है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेसिकली, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं भाई। क्लोरोफिल जो पौधे की पत्ते में मिलेगा, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर की होती है। लाइट चाहिए, ठीक है, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए इसके लिए, सर सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनमें से एक भी गायब हो गया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा मेरे भाई साहब। क्लोरोफिल, लाइट, CO2 एंड H2O, ठीक है। क्या रोल है इनका एक्चुअल में, अब रोल देखना पड़ेगा हमें भाई। जो एक्चुअल में क्लोरोफिल होती है ना, वो पिगमेंट होती है, ठीक है। आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह से होता क्या है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होती है वो लाइट को खींचती है। मतलब कि सर ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है, ये काम है लाइट को एब्जॉर्ब करने का, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है सर, क्लोरोफिल का है। सर लाइट का काम है, लाइट का क्या काम है, सनलाइट का काम क्या है भाई। सनलाइट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है इस प्रोसेस को करने के लिए। इट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। समझे होंगे आप, इस बात को समझ गए होंगे आई थिंक।
सर CO2 और पानी का क्या रोल है? भाई CO2 क्या करता है? एज अ फूड स्टोर करके रखता है, सोर्स ऑफ कार्बन फॉर फूड। अब फूड में क्या होगा, देखो ग्लूकोज बनता है ना, C6H12O6। तो ये जो C6 आ रहा है, ये भाई यहां से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। 6 मॉलिक्यूल लगते हैं इसके। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मेक्स द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन द 6 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, ऐसे अगर 6 CO2 का यूज करोगे तो 6 कार्बन बनी ग्लूकोज में आपकी। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल बन रहा है बट एटम तो 6 ही है ना। तो भाई मतलब कार्बन का सोर्स है फूड के लिए CO2। सर वाटर का क्या काम है भाई? वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। इसके भी 6 मॉलिक्यूल होंगे, पानी के भी 6 मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों सर, क्यों लगेंगे 6? अरे भाई साहब, 1 पानी में 2 हाइड्रोजन, 6 पानी में 12 हाइड्रोजन, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन 12 ही तो होते हैं। और ऑक्सीजन भी यही प्रोवाइड कर रहा है। 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, 6 पानी में 6 ऑक्सीजन, तभी तो ग्लूकोज बना C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 6 मॉलिक्यूल पानी के। जब ये किसमें होती है, क्लोरोफिल में इनके बीच में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है। यही तो फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली। आप समझे इस बात को? सारा रटने का कुछ काम नहीं है, जितने हैं उतने ही करने हैं आपने। मल्टीप्लाई करना है आपने, कुछ नहीं करना, बैलेंस करनी है। केमिस्ट्री में पढ़ रखा है पहले चैप्टर में, बैलेंसिंग द इक्वेशंस। समझ गए होंगे आप इस बात को। अच्छा भी होगा, ये तो लगा होगा। अब देख लो आगे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई डायग्राम से आपने समझाना है। आप बढ़िया से पेड़ बनाओ, पेड़ का पत्ता बनाओ, ऊपर से लाइट फॉल हो रही है, उस पत्ते में रिएक्शन हो रही है। देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है आपने, ठीक है? तो देखो अब इसी में आपका जो मैं बता रहा था कि आपने कैसे बनाना है इसको, इस तरह से पूरा बढ़िया बनाओ। ये रूट्स है बढ़िया से, एक ये प्लांट बना दिया। इसमें आपने क्या करना है, एक लीफ बना दी पूरी बढ़िया, बड़ी सी लीफ बनानी है पूरी शीट के अंदर आपने, ठीक है भाई? यहां बना दिया सन भाई साहब, सूरज दादा, ये क्या है, सन है। सन से क्या आएगी बेटा, क्या आएगी भाई साहब? सनलाइट आएगी। क्या आएगी? पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको बोलना ये उस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के थ्रू, ठीक है? ये है लीफ, ये क्या है, लीफ है। लीफ के अंदर होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी? इस क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी। मैंने आपको कहा सर, मैंने आपको कहा क्या क्या चाहिए, 2 कंडीशनें पूरी हो गई। क्लोरोफिल भी हमारी कंडीशन है, सनलाइट भी हमारी कंडीशन है, और क्या चाहिए सर? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। बड़ा सा बनाना आप, मेरा स्पेस नहीं है। फिर जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, फूड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड फॉर्म हो जाएगा, प्लस 6 ऑक्सीजन। अब बैलेंस कर लो भाई, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 2 पहले से, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। यह भी पूछ सकता है 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 लगते हैं, कितने वाटर भी 6, तो CO2 भी 6 ही लगेंगे। बैलेंस है इक्वेशन आपकी, ये देख लो। यही तो फूड है, यही तो फूड है आपका। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है बेसिकली। तो इस तरह से आपने करना है बढ़िया। इस पर सनलाइट लिख दिया। हाँ, सनलाइट को आप ऐसे H और ये न्यू ऐसे घुमा दिया वीको स्टाइल से थोड़ा सा, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं आप बेसिकली, ठीक है? तो इस तरह से होता है भाई। कहां से फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 एंड वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन लीफ। ये बस आपने चित्र बना दिया, वो सब कुछ समझ जाएगा। डायग्राम भी बन गई, रिएक्शन भी हो गई। इस पत्ते को थोड़ा सीधा बनाना, और आपने क्या करना है बेसिकली, बड़ा सा शो करना है इस लीफ को, तो पता लगे। और हो सके इसको आपने हाईलाइट कर दिया और अंदर पेंसिल कलर से शेड कर दी, मजा आ जाएगा देखने वाले को पेपर। तो आगे चलते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है। देखो लास्ट पार्ट में क्या पूछता है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड एन एनिमल ईट्स। देखो जो
इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि जो एनिमल है उसने किस तरह का फूड खाया हुआ है। जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को आपने हर्बीवोर और कार्निवोर के रेफरेंस पे। हर्बीवोर क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है ना, मतलब लीव्स हो गया, वेजिटेरियन, ठीक है। और कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो आपके नॉन वेज खाते हैं। जैसे एनिमल्स में शेर आ गया, वो तो क्या करेगा, वो थोड़ी घास फूस खाएगा, उसको तो मांस चाहिए, मीट चाहिए, हिरण, है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो बेसिकली होता क्या है, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट खाएंगे, प्लांट के अंदर सेलुलोस होता है, सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है बेसिकली, और हमारे अंदर तो सेलुलोस डाइजेस्टिंग एंजाइम होते ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है क्योंकि उसमें फ्लैश होता है, वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है बेसिकली। तो ये ध्यान रखना है। हम तो ओमनीवोर्स हैं क्योंकि हम नॉनवेज भी खाते हैं तो वेज भी खाते हैं, तो ह्यूमन तो क्या होता है आपका, ओमनीवोर्स में आता है बेसिकली। जो आपके स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, जैसे जो घास खाए, जो प्लांट्स, ओनली प्लांट्स ईट करते हैं। आप तो दूध भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, दही भी खाएंगे, घी भी खाएंगे, और भी चीजें खाएंगे। घास थोड़ी खानी कि आप 24 घंटे बस पालक खाते जा रहे हैं, साग खाते जा रहे हैं, या और जो भी पत्तों से रिलेटेड सब्जियां होती है 24 तीनों टाइम थोड़ी आप वही खाते हैं, है ना, बात होती है ना। तो वो स्ट्रिक्टली हर्बीवोर होता है आपका, ह्यूमन आपका ओमनीवोर्स में आता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। सेलुलोस को डाइजेस्ट करने वाले जो सेलुलोस खाते हैं, प्लांट खाते हैं, ठीक है, उनके लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और जो मीट खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, उनकी एनिमल्स की। तो ये ध्यान रखना है आपने। समझ गए होंगे आप मेरी बात, आई थिंक समझ गए होंगे ये, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोला है राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। भाई कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं आपके पास, एक दिया है रीनल आर्टरी। भाई ध्यान रखना, टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। पल्मोनरी टर्म लंग्स से रिलेटेड, रीनल टर्म सर किडनी से रिलेटेड होती है, मतलब किडनी की आर्टरी। सेकंड दिया है इन्होंने यूरेद्रा, थर्ड दिया है इन्होंने ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, फोर्थ दिया है बेटा इन्होंने ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो नेफ्रॉन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको इनके फंक्शंस बताने हैं। इसमें क्या क्या आता है भाई, पीसीटी आ जाता है, डीसीटी आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। अब आ जाते हैं रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी का क्या काम होता है भाई? रीनल आर्टरी क्या करती है, ऑर्टा से ब्लड को, ऑर्टा के थ्रू ब्लड को किडनी में लेकर जाती है। जैसे ये आपकी मान लीजिए किडनी है, ठीक है, ये तो होता है यूरेटर, दिस इज द यूरेटर। ये क्या होता है भाई, यूरेटर होता है, दिस इज द यूरेटर। बट आपने देखा होगा एक और आर्टरी आती है और वो अंदर जाती है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। भाई रीनल आर्टरी का काम होता है किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाना। क्या काम होता है? किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाना, ठीक है। कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्टा टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, ताकि वो फिल्टर करे किडनी उस ब्लड को, यूरिन फॉर्म करे उसका। सर ये काम हो गया इसका। अब आ जाइए यूरेद्रा। भाई यूरेद्रा क्या करता है? यूरेद्रा का काम होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लाना। जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है भाई आपका ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये होता है यूरेद्रा। दिस इज द यूरेद्रा। इसको क्या बोलते हैं? यूरेद्रा। क्या काम है इसका? भाई यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके जाना बाहर, बॉडी के बाहर ले जाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर ले जाता है यूरिन को, ठीक है। इसके ऊपर तो फिर आपके वो होते हैं ना, यूरेटर होते हैं, ऐसे को यूरेटर आते हैं, ठीक है। फिर ये यहां पर आपकी क्या आ जाती है, किडनी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होगा बेसिकली, ठीक है। तो यूरेद्रा का फंक्शन। सर ग्लोमेरुलस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस? आइए देखते हैं जरा इधर। सर ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है? देखो भाई, आपने नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर देखा होगा,
इसको क्या बोलते हैं? बॉमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉमेन कैप्सूल बोलते हैं। भाई यहां से ब्लड आता है और यहां ये इस तरह से कैपिलरी का क्या होता है? बेसिकली एक बंच ऑफ कैपिलरीज होता है। बंच ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। बंच मतलब पूरा का पूरा गुच्छा, कैपिलरीज का ढेर सारा गुच्छा होगा, इसमें ब्लड आएगा। तो होता क्या है? इसका काम होता है बेसिकली फिल्ट्रेट करना। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्टर करता है ब्लड को भेजेगा बॉमेन कैप्सूल में। जो ब्लड फिल्टर होगी वो यहां इकट्ठी हो जाएगी, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में फिर फिल्ट्रेशन होता है, एडिशन, फिल्ट्रेशन, एडिशन, फिल्ट्रेशन। कितनी एडिशन फिल्ट्रेशन के बाद जाके आपका यूरिन फॉर्म बनता है। कंसंट्रेटेड यूरिन चाहिए होता है हमें, क्योंकि तो भाई इसका काम क्या है? फिल्टर करना। फर्स्ट फिल्ट्रेशन यहीं पर होती है ब्लड की। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, मतलब इसके नीचे जो ट्यूब वाला पार्ट आएगा, ये ट्यूब वाला पार्ट जो आ रहा है बेसिकली, ये ट्यूब वाला पार्ट जिसमें पीसीटी आती है, लूप ऑफ हेनले, यू शेप की लूप जहां बनी, लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब एक नेफ्रॉन की एक ही कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, ढेर सारे 8, 9, 10, 11 नेफ्रॉन जो है एक कलेक्टिंग डक्ट में आके खुलते हैं और उनकी यूरिन आती जाती है बेसिकली। ठीक है, अब सर इसका क्या पार्ट है? जो ट्यूब वाला पार्ट है, इसका क्या फंक्शन है बेसिकली? भाई इसका काम क्या होता है? अब ये एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी बिना डायग्राम से। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं ट्यूबुलर पार्ट बनाऊंगा केवल। इस तरह से ये मैं यू शेप लूप बना रहा हूं। ये कलेक्टिंग डक्ट है जहां पर सारा का सारा यूरिन कलेक्ट होगा। मैं ऊपर का हिस्सा नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ ट्यूबुलर पार्ट समझाना चाहता हूं। भाई इसको बोलते हैं पीसीटी। अब होता क्या है, यहां पर साथ में क्या चलती है? आपने देखा होगा ब्लड वेसल भी बनाई होती है, साथ में ब्लड वेसल भी चलती है, ऐसे को साथ में ब्लड वेसल भी होती है यहां पर। ये सिर्फ इस पार्ट में हाईली क्वाइल्ड होती है। इस यू शेप हिस्से में ये जो ब्लड वेसल होती है ये हाईली क्वाइल्ड होती है। तो भाई इस यू ट्यूब लाइक शेप, इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं भाई? लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, या हेनलेज लूप भी बोलते हैं इसको बेसिकली। तो आप इस बात को समझे। तो होता क्या है, अगर इसके अराउंड आप देखेंगे ब्लड वेसल की क्वाइलिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस जगह पे आप इसको ब्लड वेसल नहीं, इसको बोल देते हैं वासा रेक्टा। क्या बोल देते हैं? वासा रेक्टा। व्हाट इज वासा रेक्टा? 1 नंबर में आ जाए क्वेश्चन। पेरिटुबुलर कैपिलरी अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टा। अब होता क्या है बेसिकली, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये लूप ऑफ हेनले चल रहा है आपका, और ये यहां पर चल रही है वासा रेक्टा। ये लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा है। ठीक है, होता क्या है, 2 टर्म्स आती है। एक आती है रीएब्जॉर्प्शन, ध्यान से समझिएगा, इसी से ब्लड आता है, ब्लड इसी से आएगा और इसी से ग्लोमेरुलस से आपका किस में चला जाएगा, जो बॉमेन कैप्सूल, उस यही ब्लड फिल्टर होता है। अब जो कंपोनेंट इसमें थे वही इसके थ्रू फिल्टर होकर नीचे जाते हैं। होता क्या है, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, बच्चे सोचते हैं भाई नेफ्रॉन के अंदर, ना 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 ना, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है भाई वापिस उन्होंने खींच लिया यहां से उन कंपोनेंट को। सिक्रीशन, एक सिक्रीशन काम करती है। सिक्रीशन का मतलब हुआ यहां से कोई चीज यहां डाली जा रही है, यहां से यहां डाली जा रही है सिक्रीशन। वासा रेक्टा से लूप ऑफ हेनले में डाली जा रही है, वो सिक्रीशन कहलाएगी।
खींची जा रही है वो रीएब्जॉर्प्शन। हमेशा इस वासा रेक्टा और ब्लड वेसल की रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की। ध्यान रखना इस बात को, यूरिन की फॉर्मेशन में यही तो स्टेप होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेरिटुबुलर कैपिलरीज में होता है आपका, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट में होता है। समझ गए आप मेरी बात आई थिंक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो भाई इसका काम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ब्लड कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। इसमें तो फिल्ट्रेट, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, जो आप +1 क्लास में पढ़ेंगे। समझ गए? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, यूरिन फॉर्मेशन बताना है, यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने आधा तो बता दिया आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। आप ये देखो, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहीं से वही आती है, कैपिलरी आती है, वही आर्टरी, ये जो फिल्टर नहीं हो पाता वो यहां से निकल जाता है, ये बंच ऑफ कैपिलरी होता है, ठीक है। और बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को इकट्ठा कर दें हम तो उसको मालपिगन बॉडी कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा भाई, ये है आपका बॉमेन कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड एज द glomerulus and this part is called as the PCT, proximal convoluted tubule, and this U-shaped structure is called as the Henle's loop, या हम इसे loop of Henle भी बोलते हैं, and this structure is called as the distal convoluted tubule and this is called as the collecting duct। भाई यहां से ब्लड फिल्टर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, पहला जो स्टेप आता है, पहला स्टेप आता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाम में ही छिपा हुआ है ग्लोमेरुलस, नाम में ही ग्लोमेरुलस छिपा है भाई साहब। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होगा ब्लड, क्योंकि ब्लड तो यहां से आ रहा है तो ये फिल्टर होगा। और ध्यान रहे यही कैपिलरी, यही ब्लड वेसल आपकी किसके साथ चल रही होगी? सर इसके साथ चल रही होगी, ये इसके साथ चल रही है, और यहां पर ये नेटवर्क ज्यादा फैल जाएगा, यहां पर ये नेटवर्क ज्यादा और फिर सिंगल हो जाएगा। ऐसे को ये साथ में चलेगी, आपकी ब्लड वेसल साथ में चलेगी। ब्लड वेसल अराउंड द हेनले लूप इज कॉल्ड एज द वासा रेक्टा। ये ध्यान रखिए। देखो पहला स्टेप यहां पर होता है, ब्लड आया घूम फिर के, अब फिल्टर होगा, जो फिल्टर निकलेगा उसे फिल्ट्रेट बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोला जाएगा। और यहां पर हाई प्रेशर लगता है, ग्लोमेरुलस हाई प्रेशर लगाता है ताकि ब्लड को फिल्टर किया जा सके, ब्लड को फिल्टर किया जा सके। बड़े बड़े मॉलिक्यूल ऊपर रह जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, आयंस निकल जाएंगे, अमाइनो एसिड्स निकल जाएंगी, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नीचे निकल जाते हैं, बेसिकली छन्नी से नीचे छन के आ जाएंगे। जैसे चाय होती है, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, लिक्विड नीचे निकल जाता है। कुछ पतले पतले चाय पत्ती के कण भी आ जाते हैं नीचे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे आप इस बात को। तो क्या क्या होगा भाई? बॉमेन कैप्सूल में एंटर करेगा, बॉमेन कैप्सूल में एंटर करा। अब जैसे ही वो ब्लड बॉमेन कैप्सूल में फिल्टर होके पहुंचेगा, उसको ब्लड नहीं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, बट उस ब्लड के अंदर ब्लड की सेल छूट जाएंगी और प्रोटीन एज इट इज इस ब्लड में रह जाएंगी और वापस चली जाएंगी इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ये ब्लड को ला रही है अफेरेंट आर्ट्रियोल, ले जा रही है इफरेंट आर्ट्रियोल। अफेरेंट लाना, इफरेंट ले जाना, अफेरेंट लाना, इफरेंट ले जाना।
समझ गए होंगे आप मेरी बात। पहला स्टेप हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। सेकंड स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब भाई साहब रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया, जैसे ये नेफ्रॉन चल रहा है, नेफ्रॉन के साथ साथ ब्लड वेसल भी चल रही है भाई, ब्लड वेसल भी लिपटी हुई है। यहां पर ज्यादा नेटवर्क है ब्लड वेसल का, उसको वासा रेक्टा बोल रहे हैं बेसिकली। आपने देखा होगा डायग्राम में, बुक में, यहां ज्यादा ब्लड वेसल बताई होती है, तो उनको ब्लड वेसल नहीं, उनको वासा रेक्टा बोलेंगे। पेरिटुबुलर कैपिलरी अराउंड द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ध्यान से समझना रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये जो ब्लड वेसल है साथ में चला है आपका नेफ्रॉन, तो होता क्या है बेसिकली, यहां से देखो यहीं से चल रहा था, इसी ब्लड वेसल से आ रहा था गेम और यहीं जा रहा था खून। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फिर से यहां से खींच ली जाएंगी, आयंस वगैरह खींच लिए जाएंगे यहां से, तो ये रीअब्सॉर्ब कर रहा है। रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी के अंदर होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर 99% रीअब्सॉर्प्शन होता है। समझो आप इस बात को। ठीक है, क्लियर। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है, और कुछ साल्ट्स भी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर तो भाई पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मोस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और जो फिर आपके पास फिल्ट्रेट बचता है वो क्योंकि ब्लड में चला जाता है ट्यूब्यूल्स के थ्रू। फिर लास्ट में आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, सर एब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ब्लड से फिर इस फिल्ट्रेट में डाली जाएंगी डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब इस के अंदर डाली जा रही है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से इसके अंदर कुछ चीजें डाली जा रही है, जैसे सॉल्ट वगैरह हो गया, ताकि कंसंट्रेटेड हो जाए। वो NaCl मिलता है ना आपको यूरिन के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो भाई जैसे सॉल्ट डाले जाते हैं, आयंस डाले जाते हैं, ठीक है, वेस्ट लाइक हाइड्रोजन आयन हो गया, ठीक है, वो ट्यूब्यूल्स में डाल दिया जाता है। कहां से, ब्लड से। कैसे सर, सर कैसे, अरे भाई साथ में ये ब्लड वेसल चल रही है, ये ब्लड वेसल चल रही है साथ में ट्यूब्यूल के साथ, इससे डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। पतली वॉल होगी तो वो डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएगा, आर पार हो जाएंगे वो बेसिकली आयन। तो आप ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है, जो फिर रिमेनिंग फ्लूइड बच जाता है उसको यूरिन बोला जाता है। ठीक है, और यहां पर 100% वो प्योर हो जाता है आपका, 100% कंसंट्रेटेड बन जाता है यहां पे आपका। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर आपका कहां जाएगा, किडनी पूरी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से आपका वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जब टाइम आएगा फुल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, तो आप उसको यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी कर देंगे। तो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। बच्चों को समझ ही नहीं आती, बच्चा इसके फॉर्म में बोल देता है ना, ब्लड वेसल की फॉर्म में होता है। ब्लड वेसल की रिस्पेक्ट में, भाई ब्लड वेसल में ही रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसी से सिक्रीट किया जा रहा है। पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप सिक्रीशन। फिर कुछ चीजें डाली जाएंगी, आयंस डाले जाएंगे, मिनरल्स डाले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बी पार्ट क्या बोलता है, बी क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब ऐसे 4 मेथड्स बताइए, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड बाय विच प्लांट गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। भाई ऐसे कोई 4 मेथड बता दीजिए जिसमें से आप देखो प्लांट में भी रिएक्शन होगी तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे 4 मेथड बताएं, 4 तरीके बताइए जिससे प्लांट जो है छुटकारा पा सके, मतलब वो रिलीज कर सके उनको। पहला आपने सुना होगा, मैंने बताया था स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन था जो भी एक्सेस होता है वो उससे निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल उससे निकल जाता है, वाटर उससे रिलीज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, पहला होता है स्टोमेटा और एंड लेंटिसेल्स। भाई लेंटिसेल्स आपको कॉर्क में मिलेंगे, जो लकड़ी होती है उसमें लेंटिसेल्स मिलती हैं, ये भी बाहर एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करती है। दूसरा मेथड बताते हैं भाई, दूसरा मेथड, अब यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, क्रॉस हो जाएंगे आयंस, एक से दूसरे में क्रॉस हो जाएंगे, ये बीच में मेम्ब्रेन होनी चाहिए। समझिए मेरी बात, क्लियर। और फिर ये स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सेकंड आता है स्टोरेज इन लीव्स। स्टोरेज इन लीव्स, बार्क जो छाल होती है पेड़ की, फ्रूट्स, ठीक है, मतलब शेड लेटर, जो कि बाद में क्या होता है, गिर जाता है,
शेड लेटर, बाद में गिर जाता है, इसकी फॉर्मेट में हो गया। थर्ड होता है आपका बेसिकली कुछ वैक्यूल में स्टोर हो जाता है, स्टोरेज इन वैक्यूल। फोर्थ आ जाता है आपका, जैसे कुछ आपने प्लांट देखे, जैसे चील का पेड़ होता है, उससे कम निकलती है, गोंद निकलती है, ठीक है ना, तो कुछ सिक्रीशन इस फॉर्मेट में कर देते हैं, सिक्रीशन ऑफ गम्स, रेजिन्स, तो ये भी बेस्ट मटेरियल ही होता है उनकी रिएक्शंस का, लेटेक्स, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है एक्चुअल में, वेस्ट मटेरियल होता है उनका। समझ गए होंगे, ये तो इजी है, छोटी छोटी बातें हैं। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही मजे से हमने आराम से जो है किए हैं, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर कर लिए हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू, जितने भी ये 15-16 क्वेश्चंस हैं। तो आ जाइए आखिरी सवाल। भाई आखिरी सवाल किडनी के बारे में है, ठीक है ना। भाई एक पैराग्राफ दी है आपके पास, ठीक है, पैराग्राफ दिया है कि किडनी वाइटल ऑर्गन है हमारी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सेवरल फैक्टर लाइक इंफेक्शंस, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस एक्टिविटी। अगर मान लो कुछ फैक्टर, जैसे मान लो इन्फेक्शन हो जाए, इंजरी हो जाए, या कुछ ब्लड रिस्ट्रिक्टेड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाए किडनी में, तो उससे उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। दिस लीड्स टू द अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। देखो पैरा दिया है ये, उसके बेसिस पे फिर आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस हमारी किडनी में बेसिकली अकुमुलेट हो जाते हैं, जो कि इवन डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, जैसे किडनी फेलियर होता है ना, जैसे मान लो जिसकी किडनी फेल हो जाए, किडनी का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, जो गंदा खून है उसको साफ करना। आपने इसके लिए नाम सुना होगा आर्टिफिशियल किडनी। क्या नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, सारी किडनी की तरह जितनी भी कंडीशंस होती है वो मशीन के थ्रू बनाई जाती है, पूरा सेटअप होता है, फिर उसके थ्रू गंदे खून को बाहर, वो जिसको, इसी को डायलिसिस भी बोलते हैं, इसी को डायलिसिस भी बोला जाता है। आपके उसमें लास्ट में दिया हुआ है एक छोटे से डब्बे में बना के, एनसीईआरटी में 10th की, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। एक स्फिग्मोमैनोमीटर का दिया है, ठीक है, जिसे बीपी चेक करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें क्या बोला है, एन आर्टिफिशियल किडनी अगर किसी की फेल हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है, डायलिसिस जिसे बोलते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव, भाई किडनी का मेन काम होता है हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। सर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका जो वेस्ट निकलता है, जो किसी काम का नहीं होता, हमारी बॉडी उसे स्टोर नहीं कर सकती, उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। समझे इस बात को, आप गौर करें थोड़ा सा, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसी को हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। भाई उस आर्टरी का नाम बताइए, उस आर्टरी का नाम बताइए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है किडनी के अंदर। अभी हमने किया सर, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, चित्र के थ्रू मैंने बताया था, जो उसके अंदर एंटर कर रही थी उसे बाहर निकलती है, रीनल वेन बोलते हैं उसे। तो सर रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है, रीनल वेन आपकी ब्लड को किडनी से लेकर जाती है। हार्ट से तो दूर ही है ना भाई, हार्ट की रिस्पेक्ट में बोलते हैं आर्टरी एंड वेन, किडनी की रिस्पेक्ट में सर यहां तो पास में आ रहा है ब्लड, अरे भाई जी किडनी के थ्रू है, किडनी की रिस्पेक्ट में है, हार्ट की रिस्पेक्ट में। हार्ट से तो आया ना, दूर ही आया, हार्ट की तरफ ले कौन जाएगा, वेन ले जाएगी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी ला रही है हार्ट से, मतलब दूर आ रहा है हार्ट से। रीनल वेन हार्ट के पास लेकर जा रही है, मतलब दूर के पास आ रहा है हार्ट के। तो इस बात का ध्यान, शब्दों का ध्यान रखें, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुने इन शब्दों को, वरना गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। मतलब किडनी के अंदर कौन लेकर आ रही है, रीनल आर्टरी। वहां से जो गंदा खून, जो फिल्टर, जो बचेगा ब्लड, उसको कौन लेके जाएगी, रीनल वेन, रीनल वेन, रीनल वेन लेके जाएगी। भाई साहब ध्यान रखो इस बात का, गड़बड़ मत करना। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, नेम द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड वेसल
ब्लड वेसल कैपिलरी प्रेजेंट इन द, अभी बताया मैंने, कैपिलरीज का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल जो बोमेन कैप्सूल के ठीक ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोला जाता है प्रभु। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। कितना आसान है, समझने की बात है, रट्टा नहीं लगाना है, सारे शब्दों का खेल है। अगला क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेम द ऑर्गन विच स्टोर यूरिन। भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसा ऑर्गन बताइए जो यूरिन को स्टोर करके रखता है, बताओ बताइए। अरे भाई देखो, ये तुम्हारी एक किडनी है, ये तुम्हारी दूसरी किडनी है, यहां से यूरेटर आए, ये यूरेटर आए और ये कहां जाते हैं? ये क्या होता है भाई? इसको क्या बोलते हैं? स्टोर होता है ना यहां पे, ये यूरिनरी ब्लैडर। भाई यहां से निकल के यूरिन आएगा किडनी से और कहां स्टोर होता जाएगा? इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। टैंक कौन है यूरिन का? ये। तो सर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है स्टोर होता जाता है बेसिकली। और इस ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है भाई, जब ये फुल हो जाता है ना तो सिग्नल सीधी ब्रेन को जाती है। ब्रेन के किस पार्ट को जाती है सर? ब्रेन के किस पार्ट को जाती है? ये सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन से रिलेटेड टर्म आती है नर्वस, इसीलिए हम इसको नर्वस कंट्रोल बोलते हैं कि आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लीजिए हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते, हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते तो एंडोक्राइन कंट्रोल बोलते, हार्मोनल कंट्रोल बोलते, केमिकल कंट्रोल बोला जाता। समझ गए? समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीस्ट टू मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। अरे भाई ये तो फिर वही रिपीट हो गया। कौन कौन से स्टेप होते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद सिक्रीशन। ठीक है, समझ गए? इज दैट क्लियर? ओके, तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्विकली मेन टॉपिक इसके हमने कवर कर लिए क्वेश्चंस के थ्रू, जो बार बार रिपीट हुए हैं चैप्टर में, तो इनका आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस बेसिकली, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर एक लेक्चर आपको पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके बेसिकली। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करो इसको ताकि आपके हर फ्रेंड्स के पास ये जाए। ठीक है, ताकि उनको भी इस सीरीज का फायदा हो जाए। तो ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।